अध्यात्म और ज्योतिष जगत के तमाम दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। आप ही नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम या अपने शहर का नाम लिखकर हमारे कार्यक्रम का एक खास हिस्सा बन सकते हैं। आज की वीडियो बहुत काम की होने वाली है, बहुत नॉलेजेबल आपके लिए होने वाली है और इस एपिसोड से आप ज्योतिष जगत की ही नहीं बल्कि संपूर्ण अपनी जन्म कुंडली के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आज आप इस वीडियो के माध्यम से कलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप नए दर्शक हैं और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि समय समय पर आपको अध्यात्म और ज्योतिष से रिलेटेड तमाम महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। हम बात करेंगे सूर्य को लेकर। सूर्य यानी ज्योतिष का प्रारंभ ही सूर्य से होता है। बहुत महत्वपूर्ण विषय, गंभीर विषय, थोड़ा समय लेकर आप सुनेंगे, समझेंगे तो बहुत कुछ आप हासिल करेंगे इस वीडियो में, यह मेरा आपसे दावा है। देखिए, सूर्य और चंद्र दो ही मुख्य और प्रधान ग्रह जिनको ज्योतिष का नेत्र समझ सकते हैं। वेदानां चक्षु ज्योतिषः, वेद और विराट पुरुष के रूप में जो ज्योतिष है वो भगवान के चक्षु हैं और ज्योतिष का भी कोई चक्षु है तो सूर्य और चंद्र रूपी चक्षु हैं जो ज्योतिष का दिव्य ज्ञान आपको सब कुछ दिखाने का सामर्थ्य रखता है। कुछ लोग कहते हैं ज्योतिष को नहीं मानते। मानना न मानना वो आपका पक्ष है। ज्योतिषी को आप कह सकते हैं कि वो अल्पज्ञ है, वो कम जानता है। हो सकता है मैं थोड़ा कम जानता हूं, मेरा अध्ययन जो हो सकता है थोड़ा कम समय का हो। मैं व्यक्तिगत अपनी बात करूं तो हम 22-23 सालों से लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मेरा अपना शोध होगा। हो सकता है कोई 25-30 सालों से शोध कर रहा है तो उसका एक अपना पक्ष होगा और जो थोड़ा समय से 10 साल 15 साल से प्रयास कर रहा है उसका एक अपना पक्ष हो सकता है। मैंने अपने ज्योतिष काल में, अपने ज्योतिष के जीवन में जो भी 22-23 वर्षों में सीखा है, आज उसके आधार पर ज्योतिष की महत्वपूर्ण चीजों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा और आपको वो उपाय भी ब्रह्मास्त्र के रूप में आज आपको देने वाला हूं जो ज्योतिष के में सूर्य से संबंधित जो रेमेडीज हैं वो आज वेदोक्त कुछ खास बातें आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष में सूर्य क्या है? ये आत्मा है, ये पिता के कारक हैं। मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, वर्चस्व, राजनीति, प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा में भी चाहे घर की बात हो और चाहे विश्व पटल में अपने स्थापित और ख्याति को स्थापित करने की बात हो, ये सब सूर्य के अंडर में ही आएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने जीवन काल में थोड़ा परिश्रम करते हैं और भाग्य के भरोसे आगे बढ़ते हैं और उनका यश और कीर्ति उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होती है। कुछ लोग घर में भी ऐसे होते हैं, पूरा जीवन अपना बलिदान कर देते हैं लेकिन कभी भी उनको यश नहीं मिलता है। हो सकता है आपकी जन्म कुंडली के अंदर सूर्य कमजोर हो। बात अस्थि रोग की आती है, दंत रोग में आता है, हालांकि केतु भी वहां अपना प्रभाव रखता है लेकिन सूर्य भी अहम भूमिका निभाते हैं। हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट होना, यह भी सूर्य की समस्या है। सिर में, नेत्र में किसी प्रकार की समस्याओं को सूर्य जन्म देता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सूर्य वह देवता है जो आपके प्रत्यक्ष देव हैं। इसीलिए ज्योतिष किसी पर्टिकुलर किसी रिलीजन के लिए नहीं बनाया हुआ है, यह हर किसी के लिए। यह आस्तिक और नास्तिक का विषय बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य को कोई आस्तिक व्यक्ति माने तो भी वह सूर्य है और कोई नास्तिक ना भी माने तो भी वह सूर्य है। आंख बंद करने से या मेरे न मानने से सूर्य के अस्तित्व पर किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता है। दो हैं तो हैं। गंगा की सतत धारा प्रवाह हो रही है, कोई मना कर दे हम नहीं जानते, हम नहीं मानते हैं, हमें नहीं दिख रहा है, उल्टा बह रहा है, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। वो अपनी सतत धारा में बह रहे हैं।
सेम इसी प्रकार से ज्योतिष है या सूर्य की बात में पर्टिकुलर आज चर्चा कर रहा हूं। तो सूर्य वही आत्मा और पिता के कारक हैं। अगर हमारे अंदर आत्मविश्वास की कमी है तो हो सकता है सूर्य आपकी कुंडली में कमजोर होंगे, आपको मान सम्मान यश नहीं मिल पा रहा है, आप राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, लंबे समय से आप लंबे अंतराल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन आपका प्रभाव नहीं बन पा रहा है, एन मौके पर बात बिगड़ जाती है। लंबे समय से कार्य करता है लेकिन पार्टी फिर भी कोई टिकट नहीं देती है। कई बार हम दिग्गज नेता होते हैं लेकिन सूर्य उस समय प्रतिकूल चल रहे हैं, हमारी जन्म कुंडली में हो सकता है थोड़ा उस समय वीक पड़ रहे हो तो पता लगे हाथ से टिकट ही छिन गया। इसी समय में, ऐसे ही समय में लोग अनेक अनेक प्रकार के उपाय करते हैं और फिर जो है अपने हाथ में सत्ता को काबिज करने के लिए अपनी सामर्थ्य को बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तमाम उन्हीं लोगों के लिए आज की चर्चा है। कंपटीशन लगातार चल रहा है, लगातार हम उसमें प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी सफलताएं नहीं मिलती। तमाम इंटरव्यू दिए लेकिन उसमें विफल हो जाते हैं। पढ़ाई खूब करते हैं, अंतिम समय में जाकर परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते हैं। तो ये तमाम प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं। तो आप स्टेप बाय इसको समझें और मान इसको जो है आप, जो मैं आपको उपाय भी बताने वाला हूं उसको भी आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान में रखें। तो इसमें कुछ खास पॉइंट मैंने यहां पर नोट किए। सबसे पहले तो हम सूर्य की स्थिति को समझ लेते हैं, उससे आपको बेसिक ज्ञान भी होगा और आप खुद भी समझ पाएंगे। आप अपनी कुंडली निकालिए और जो मैं आपको बता रहा हूं उस हिसाब से आप देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य किस स्थिति में बैठे हुए, कहां बैठे हुए और आपको कब कब किस प्रकार से इसका शुभाशुभ फल मिलने वाला है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठे हैं तो मेष राशि में उनकी जो स्थिति होती है वो उच्च की होती है। आप उसको खोलें और उसमें आप देखें जन्म कुंडली में 12 जो घर हैं उसके 12 घरों में से आपकी कुंडली में सूर्य कौन से घर में बैठे हुए हैं। और आज मैं स्वतंत्र रूप से इन सभी चीजों पर चर्चा करूंगा कि सबसे पहले आपकी कुंडली में सूर्य कहां बैठे हुए, दूसरा किस स्थिति में बैठे हुए, किस भाव के अंदर, तीसरा पॉइंट इसमें है कि उसकी स्थिति क्या है, चौथा पॉइंट इसमें रहेगा कि उसकी दशा पे आपको क्या फल मिलेगा और गोचर प्रभाव में कैसा फल आपको मिलने वाला है, कब भाग्योदय होता है, कितनी वर्ष की दशा है, आपकी जो महादशा रहने वाली है सूर्य की वो कैसे रहेगी। इन सब चीजों पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब मैं समझता हूं कि आप इसके जिज्ञासु हैं, आप इसको समझना चाह रहे होंगे और आप इसको समझेंगे। मान लो हमारी जन्म कुंडली में एक अंक में जहां लिखा हुआ है, एक अंक कुंडली के अंदर वहां सूर्य बैठा हुआ है। सबसे पहले कहां बैठे हुए हैं, अभी मैं राशि की बात कर रहा हूं जब मैं एक अंक की बात कर रहा हूं, और जब मैं फर्स्ट हाउस की बात कर रहा हूं तब मैं लग्न की बात कर रहा हूं। यानी 12 घरों के अंदर पहले घर में अगर सूर्य बैठ जाते हैं तो आपका सूर्य लग्न में बैठा हुआ है। समझ रहे हैं? थोड़ा और इजी कर देता हूं। अगर द्वितीय भाव में सेकंड हाउस पर बैठे हैं या सप्तम हाउस के अंदर बैठे हैं तो ये उसकी एक स्वतंत्र स्थिति है कि सूर्य हमारे कौन से घर के अंदर बैठे हैं। अब उसकी बात आती है कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं। समझ रहे हैं? मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं। पहले किस भाव में बैठे हैं, लग्न पर बैठे हैं तो लग्न का फल है, द्वितीय में बैठे हैं द्वितीय के बारे में। लेकिन स्थिति क्या है, वहां उच्च के बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, स्वराशि की होकर बैठे हुए हैं। अब मान लो कि हमारे पहले घर में बैठे हुए और वहां पर एक लिखा हुआ, या चलो दूसरे घर में मान लो, या आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठे, अगर एक अंक में लिखा हुआ है तो समझ लो आपके सूर्य उच्च राशि के हैं। आपका जन्म कुंडली में सूर्य ऊंच के हैं और उच्च का सूर्य आपको मान, प्रतिष्ठा, यश, वैभव, प्रतिष्ठा ये सब कुछ देगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी कुंडली में सूर्य उच्च के बैठे हुए हैं, प्रभावशाली हैं, लेकिन फिर भी उसका संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है। वो जन्म कुंडली विश्लेषण का विषय हो सकता है कि उस समय क्यों नहीं मिल रहा है। ये किसी खास समय में नहीं मिल रहा है, ये पूरे जीवन काल में क्या स्थिति रही है वो इसमें विचार करने की आवश्यकता है। कहीं सूर्य अस्त तो नहीं है, सूर्य नीच के तो नहीं है, क्यों नहीं फल मिल रहा है वो उसको देखा जाना चाहिए।
तो सबसे पहले अगर हम बात करें किस घर में बैठे हुए हैं, दूसरा नंबर था कि किस स्थिति में बैठे हुए हैं, और इसके बाद जैसे मैंने कहा कि मेष राशि में उच्च के माने जाएंगे, तो वहीं सप्तम राशि उसकी तुला, उसमें नीच के माने जाएंगे, जबकि सिंह राशि में सूर्य अपने घर के माने जाते हैं। ये बहुत सामान्य सी चीजें जो आप में से कई दर्शकों को पता भी होगा। उसके बाद भाग्योदय की बात आती है कि सूर्य कब भाग्योदय करेंगे। सूर्य का जो भाग्योदय का एक वर्ष है वो 22 वर्ष है। ठीक इसी प्रकार से हम बात करते हैं इनके महादशाओं के बारे में कि इसकी महादशा जो है वो दशा काल कितना रहेगा, कैसे फल देगा। तो सूर्य के लगभग 7 वर्ष होते हैं, उसी में शुभाशुभ फल देंगे। लेकिन शुभाशुभ फल किस स्थिति में देंगे वो निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली के आधार सूर्य का। वैसे मैं होरा शास्त्रम के आधार पर इसके साथ जो दशाओं के पार्ट में आपसे चर्चा किया हूं कि सूर्य की दशा का क्या फल देती है, चंद्रमा का क्या फल देती है, मंगल, उसमें भी मैं इसमें थोड़ा सा चर्चा कर चुका हूं कि इसका फल देने का जो एक नियम होता है, एक सिद्धांत होता है, वो क्या है। अंतर दशाएं हैं, उस पर मैं चर्चा कर चुका हूं। योगिनी दशाएं, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो सबसे पहले किस भाव में बैठे हैं, दूसरे किस स्थिति में बैठे हुए हैं, और तीसरा आता है कि उसकी दशा कब आएगी। जिस ग्रह की हम बात करें, हम अभी सूर्य पर बात करें, तो सूर्य की स्थिति को हम देखें, भाव कहां बैठे हुए हैं उसको देखें। सूर्य पीड़ित नहीं है, क्योंकि सूर्य कहीं राहु के साथ बैठे हो, समझ गए। वैसे युतियों का क्या फल होता है, सूर्य के साथ कौन सा ग्रह बैठे, चंद्र के साथ कौन सा बैठे, आपके 2 ग्रह 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, तो उसको लेकर भी मैं चर्चा कर चुका हूं। वह भी हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप उनको भी देख सकते हैं। अब युति बनाकर यहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, अपने प्रतिद्वंदी के साथ बैठे हुए हैं, या जो सपोर्ट करने वाले ग्रह हैं, मित्र ग्रह हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, या सूर्य मित्र राशि में बैठे हुए हैं, जैसे कि सूर्य मंगल के साथ बैठ जाए, तो वहां पर पराक्रम योग बन जाएगा, और सूर्य राहु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बन जाएगा, समझ रहे हैं। और सूर्य से बनने वाले ही कुछ योग हैं जिनको लेकर मैंने पिछली वीडियोस में भी चर्चा करी थी, आज फिर आपको बता देता हूं। सूर्य के साथ या सूर्य की स्थिति को देखकर कुंडली के अंदर कुछ योग होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों की कुंडली के अंदर बनते हैं। वो बात अलग है कि वो एक्टिवेट हैं या नहीं है, वहां पर कितना फल दे रहे हैं, कैसे देंगे, वो विषय थोड़ा अलग है, उसका कुंडली विश्लेषण विषय हो सकता है, कब और कैसे क्या फल देंगे। लेकिन जिसमें से वैसी योग की मैंने बात की थी, वासी योग पर मैंने बात किया था, उभयचरी योग पर मैंने बात किया था, बुधादित्य योग पर बात किया था, अभी पराक्रम योग पर हम बात कर रहे हैं। मान लो मंगल के साथ बैठ गया, पराक्रम योग बना देगा, राहु के साथ बैठ जाएगा तो यहां पर जो है ये ग्रहण योग की स्थिति को पैदा करेगा, और अगर बुध के साथ बैठेगा तो बुधादित्य योग का निर्माण कराएगा। इसी प्रकार से सूर्य, जब मैं वैसी योग की बात कर रहा था, तो ये सूर्य अगर मजबूत हैं, इसमें भी सिद्धांत है, और सूर्य से अगले भाव में, सूर्य से अगले भाव में यानी सूर्य जहां बैठे वहां से एक स्टेप आगे, उसमें नियम है कि राहु केतु को हम नहीं लेंगे और चंद्रमा को भी हम छोड़ देंगे। इसके अलावा कोई और ग्रह बैठा हो तो वैसी नाम का योग बनता है, और उसमें भी अलग अलग फल है। आप चाहेंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आने वाले समय में उनको लेकर चर्चा करूंगा, आपका कौन सा ग्रह वहां बैठा हो तो उसका क्या फल होगा। वैसी योग का निर्माण होता है जब सूर्य से अगले घर में कोई ग्रह बैठा हो। शर्त क्या है, चंद्रमा नहीं होना चाहिए और राहु केतु को छोड़ करके अगर कोई ग्रह बैठा हो तो वैसी योग बनेगा, और वैसी योग का प्रभाव, उसका फल मैं उस चर्चा उसमें वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए वीडियो यहां पर ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए उसका विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन दूसरा योग, अगर उससे पीछे घर बैठे हो तो वासी योग बनता है, और एक ग्रह आगे और पीछे दोनों जगह ग्रह बैठे हो तो उभयचरी नाम का योग बनता है। ये राजयोग जैसे फल देते हैं, मैं स्वतंत्र रूप से चर्चा कर चुका हूं, इसलिए मैं उस पर ज्यादा विस्तार इस वीडियो में नहीं कर रहा हूं। हम सूर्य के बारे में कुछ खास खास चीजों पर ही यहां पर चर्चा करेंगे। तो आप समझ रहे हैं, पराक्रम योग, बुधादित्य योग, इसमें राहु के साथ में ग्रहण योग, ये सब चीजें यहां पर सूर्य अपनी जो है इस स्थिति को बनाते हैं। बुध के साथ बुधादित्य योग हो गया,
ठीक है, तो सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह किस हिसाब में बैठेंगे तो योग बनेंगे। और अशुभ योग जैसे कि मैंने राहु के साथ बैठने पर किया, केतु के साथ में बैठने पर किया, या सूर्य चंद्रमा एक साथ अमावस्या योग की हम बात करें, तो ये कुछ योग जो है पर्टिकुलर इस ग्रह के साथ में बैठने पर अन्य ग्रहों का बनेगा। ग्रह दशा मैंने आपको बताई 7 साल की, शुभाशुभ परिणाम उसी अनुसार देंगे। भाग्योदय का 22 वर्ष यहां पर रहेगा, ठीक है ना। अब जो है ये भी मैं आपको बता चुका हूं, उच्च राशि कहां पे, नीच 7वां तुला में नीच के हो जाएंगे, सिंह राशि में इसका जो है स्वग्रह ही रहेगा। अब ये एक चीज यहां पर और भी हो जाता है कि जो सूर्य ग्रह हैं, चंद्र ग्रह हैं, ये अपने हिसाब से इनका एक बलि होने का समय होता है। तो आप सब जानते हैं कि सूर्य दिन में ही बलि होंगे, क्योंकि सूर्य पूर्व उदय है, पूरब में उदय होते हैं सूर्य, और इसलिए मध्याह्न में इनका दिन चढ़ता हुआ समय रहता है, उनका पूरा वर्चस्व रहता है। तो सूर्य जो है दिन में बलि होने वाले ग्रह हैं, उनका प्रभाव सूर्य समय सुबह मिलता है, इसीलिए जितने भी प्रभावशाली कार्य होते हैं वो मध्याह्न दिन के समय ज्यादा अपना वर्चस्व रखते हैं। इसलिए बड़े 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 राजनेता नेता या जिनको अच्छे एडवाइजर जिनके पास होते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजरों को जो सलाह लेते हैं, वो अपना एक सुनिश्चित समय करते हैं कि हमें जो काम करना है, हमारा जो शुभ समय रहेगा वो किस समय रहेगा और किस समय उसका प्रभाव रहेगा और हमें उसका संपूर्ण लाभ मिलेगा। ये बहुत इसमें जो है महत्वपूर्ण चर्चा है। तो इसकी खास बातें जो योगों इनके साथ बनने से कौन कौन योग बनेंगे और क्या क्या स्थितियां इसमें हो सकती है। अब हम बात करेंगे कि अगर इससे संपूर्ण लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं तो उपाय हमें क्या क्या करना होगा। वीडियो का अंतिम चरण और महत्वपूर्ण बात, दशाओं के आधार पर मैंने बता दिया और गोचर का भी बता दिया, यही सिद्धांत उसमें लागू होगा। अगर जन्म कुंडलिक आधार उसका अच्छा है तो गोचर और दशाएं उसको शुभ फल परिणाम करेंगी, अगर वहां पर प्रतिकूल हैं तो दशाएं और गोचर उसको अनुकूल लाभ नहीं देते हैं। समझ गए। अब जो उपाय की हम बात करते हैं तो देखो उपाय इससे संबंधित क्या हो सकता है। सबसे पहले तो वैदिक जो इसकी शांति है, वैदिक पूजा है, ये इसमें महत्वपूर्ण है। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो चीज आप ब्राह्मणों से करवा रहे हैं, किसी वैदिक आचार्य से करा रहे हैं, एक तो होता है कि सामान्य हमने किसी ब्राह्मण से करा दिया, पता नहीं उसका कितना जानकार है या है भी या नहीं है, ठीक है ना, वो चीज अलग है। लेकिन उससे पहले आप कितने सजग हैं और आप उसके लिए क्या कर रहे हैं। जिन भी लोगों का सूर्य अनुकूल नहीं है या उससे संबंधित आपको लाभ नहीं मिल रहे हैं, कुछ खास बातें जो मैंने आपको बताई, अगर इस प्रकार के विपरीत परिणाम है तो समझ लो सूर्य हमारा ठीक नहीं है। उन सेंटम्स जो उसके सेंटम्स है मैंने उस पर चर्चा की है, अगर वो आप पर आधारित हैं, उस पर घटित होते तो आप समझ जाए। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में सूर्योदय के बाद नहीं उठना चाहिए। आप समझ रहे हैं, सूर्योदय से पूर्व उठने का प्रयास करें। ऐसे लोगों को हो सके तो सूर्योदय तक स्नान भी कर ले, ना हो तो कम से कम सूर्योदय उठें, सूर्योदय तक उठ जाए। अपने जीवन काल में ऐसे लोगों को भगवान सूर्य को अर्घ देना भी नहीं छोड़ना चाहिए। एक तांबे का पात्र ले लें और नियमित रूप से अर्घ दें। कुछ नहीं करना है, केवल रोली डालकर आपको अर्घ देना है। तांबे का पात्र है तो ज्यादा श्रेष्ठ, नहीं तो आप स्टील के पात्र से डालें, जो आपके पास पात्र, लेकिन जरूर अर्घ दें। दूसरा, यहां पर गुड़ का दान, मसूर का दान समय समय पर करते रहें। इच्छुक हैं तो रविवार का व्रत ले सकते हैं, नहीं है तो कोई खास आवश्यकता नहीं है। बड़ों का सम्मान अपने जीवन में कभी भी ऐसा ना हो कि उनका अपमान, उनका सम्मान जो है आपको लगातार करना है। पिता से संबंध मधुर बनाकर रखें। अपने आत्मविश्वास का विस्मय, आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल मिलेगा, आपको मान सम्मान ख्याति प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वैदिक मंत्र जितने हैं उसकी जो संख्या है उससे चतुर्गुना आप जप करवाएं। अगर अत्यंत अशुभ परिणाम मिल रहे हैं, कोई खास काम है, आप उसमें सफलता चाहते हैं, तो जो संख्या है हर ग्रह का उसके चतुर्गुना जप करें तो इसका अत्यंत लाभ है, क्योंकि कली काल में 4 गुना इसका अधिक जो है आपको कर्म करना पड़ता है। इस हिसाब से आप इसको करें। भगवान सूर्य को नियमित उनकी पूजा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, आदित्य हृदय स्तोत्र मैं वीडियो बना चुका हूं, आप उसको सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल पर, क्योंकि मैंने उसका पूरा विधान और तरीका जो पढ़ने का है उसी उसमें आपको स्वरूप में उसको प्रदान कराया। आप नहीं ढूंढ पा रहे, नहीं आप समझ पा रहे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और उसी हिसाब से आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें और उसका लाभ लें। तो इस प्रकार से जो है
सूर्य के बारे में जो आज विस्तार से चर्चा थी, इसी प्रकार मैं आने वाले और ग्रहों के साथ भी करूंगा, आपके साथ में उन चर्चाओं करूंगा। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।